डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस समय हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल पे वीडियो को देखने के बाद एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करिए, जिससे यदि कोई दूसरा वीडियो को देखता है तो उसे लगेगा कि हाँ, वीडियो में कुछ है जिससे देखने वालों ने इसे लाइक किया हुआ है। तो चलिए, इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद मैं आज की क्लास शुरू करता हूँ आप लोग के लिए। तो जैसा कि हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था, हाँ, मैं एक बात और करना चाहता हूँ, आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। मैं जो बातें बोलूँगा वो इसमें लिखी हुई मिलेंगी और कुछ बातें ऐसी होंगी जो लिखी हुई नहीं मिलेंगी, तो उन्हें आप तुरंत नोट करते जाइएगा। और बाकी पॉइंट्स को आप वीडियो को पॉज करके देख के लिख सकते हैं। वैसे आप मेरी सुनी हुई बात को अगर लिखेंगे तो उसमें कुछ अलग रस निकल के आएगा। तो चलिए, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये तो आपके चैप्टर का नाम हो गया, जिसे हमने कल चर्चा में लिया था। राष्ट्रवाद क्या है, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या था, प्रारंभ कैसे हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट का इसमें क्या योगदान था, उसके बाद बीच में कैसे निरंकुशता का समय आया, पुनः फ्रांस में ये विद्रोह कैसे भड़क उठा, और आज हम आगे क्या समझेंगे कि ये विद्रोह जो भड़का उसके कारण क्या थे, और उसके आगे ये कैसे जाकर इसने उदारवादी क्रांति का रूप धारण किया। क्योंकि मैंने कल आपसे बताया था कि जो 1830 से 1848 तक का समय था वो क्रांतिकारी समय था। इसमें बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं हुई। बहुत से देशों में, यूरोप के बहुत से देशों में ये क्रांतिकारी घटनाएं हुई। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग केंद्रित करेंगे अपना ध्यान इटली पर, उसके बाद जर्मनी पर और फ्रांस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा कि नेपोलियन बोनापार्ट की वाटरलू के युद्ध में पराजय के बाद 1815 से 1830 तक एक भयंकर निरंकुशता का समय आ गया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि अगर जनता को एक बार ललक लग जाती है राष्ट्रवाद की या स्वतंत्रता की, तो फिर से वह निरंकुश शासन में नहीं रहना चाहती है। निरंकुश शासन मैंने कल आपको समझाया था। निरंकुश शासन में मैंने कल आपसे बताया था कि इसे जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसा कि नाम से ही आप देख रहे होंगे, निरअंकुश, अर्थात जिस पर अंकुश न लगाया जा सके, जिस पर अंकुश न लगाया जा सके, ये याद रखिएगा आप। तो यह एक ऐसा शासन होता है जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, ये याद रखिएगा, जिस पर अंकुश न लगाया जा सके, ये निरंकुश शासन होता है। इसमें होता क्या है कि जो राजा होता है, राजा केंद्रित शासन होता है। इसमें राजा केवल अपने हितों को सोचता है, जनता के हित उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। इसे हम कहते हैं निरंकुश शासन। इसी को समाप्त करके नेपोलियन बोनापार्ट ने राष्ट्रवादी शासन स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे निरंकुश ताकतों ने पराजित करके जेल में बंद कर दिया और अंततः उसे मार दिया। तो 1815 से 1830 तक इसी निरंकुशता का समय फिर से चला था, 1815 से 1830 तक। उसके बाद हमने देखा कि कैसे 1830 में फ्रांस में पहली क्रांति हुई थी, अर्थात फ्रांस में पहला विद्रोह हुआ था। क्रांति तो अगर हम कहें तो फ्रांस में तो एक बार 1789 में ही हो गई थी, लेकिन जब फिर से निरंकुशता का समय आया तो फ्रांस की जनता ने 1830 में विद्रोह किया। 1830 में फ्रांस में पहला विद्रोह भड़का राष्ट्रवादी भावना के कारण। याद रखिएगा, पहला विद्रोह राष्ट्रवादी भावना के कारण यूरोप में कहाँ भड़का, कहाँ पर, फ्रांस में। फ्रांस यहीं से प्रेरित होकर इटली में और जर्मनी में भी राष्ट्रवादी विद्रोह भड़कने लगे और अंत में जाकर 1848 में उदारवादी क्रांति हो गई। तो आज हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे कि उदारवादी क्रांति और उससे पहले के कुछ कारण,
तो चलिए हम लोग देखते हैं 1848 में उदारवादी क्रांति के कारण, ये हेडिंग आप लोग लिख लीजिएगा। 1848 में हुई उदारवादी क्रांति के कारण, ये याद रखिएगा, ये आपके लिए एक क्वेश्चन बन सकता है कि 1848 में हुई उदारवादी क्रांति क्या थी, इसके प्रमुख कारण क्या थे। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसके प्रमुख रूप से दो ही कारण थे और ये भिन्न भिन्न खंडों में बंटी हुई है। तो जैसे देखिए आप, ये पहला कारण तो आपका हो गया, क्या हो गया, रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, ये पहला कारण थी। और दूसरा कारण क्या था, भूखी और नंगी जनता का विद्रोह। ये दो प्रमुख कारण हैं, इनको आपको विस्तार से लिखना है। तो पहले आप दो कारण लिख लीजिएगा। क्या कारण लिखेंगे, पहला तो आपका यही हो गया, रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, अभी मैं समझा रहा हूँ ये है क्या। दूसरा आप लिखिएगा, भूखी नंगी जनता का विद्रोह। भूखी नंगी जनता का विद्रोह, पहले आप नाम लिख लीजिएगा दोनों का। अब हम इनको हेडिंग के साथ शुरू करते हैं। तो पहली हेडिंग हमारी आएगी रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। तो आपकी बुक में ये रूमानी कल्पना दे दी गई होगी, लेकिन ये आप रूमानी कल्पना समझ ही नहीं रहे होंगे कि रूमानी कल्पना है क्या। रूमानी कल्पना, इसे हम रूमानीवाद भी कहते हैं। रूमानीवाद, इसको आप याद रखिएगा, इसको कहीं अलग से इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा। रूमानीवाद, रूमानी जैसे रोमांटिक से निकलता है। अभी हम लोग पढ़ते हैं ना इंग्लिश का शब्द रोमांटिक, नहीं अपने फिल्मों में देखा होगा, पुराने फिल्मों में आज बहुत रूमानी अंदाज में आए हुए हैं। तो रोमांटिक मतलब प्यार मोहब्बत वाली बात। तो रूमानीवाद ने क्या किया, रूमानीवाद एक ऐसी कल्पना थी जिसमें एक ऐसा आंदोलन चलाया गया जिसके तहत एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की गई जिसमें एक साझा सामूहिक विरासत हो, जिसमें एक साझा सामूहिक विरासत हो, ये याद रखिएगा, और उनका एक साझा सांस्कृतिक अतीत हो। साझा सांस्कृतिक अतीत, ये याद रखिएगा। तो आपको यहाँ से रूमानीवाद की परिभाषा याद रख लेनी है कि रूमानीवाद यूरोप में चलाया गया एक ऐसा आंदोलन था जिसके तहत एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की गई थी जिसकी एक साझा सामूहिक विरासत हो और साझा सांस्कृतिक अतीत हो। तो अब देखिए, साझा सांस्कृतिक अतीत और सामूहिक विरासत, ये कैसे पता चला कि कैसे पुराने समय में सांस्कृतिक विरासत क्या थी, सांस्कृतिक अतीत क्या थे। आज के समय में हम लोग कैसे जानते हैं कि हमारा पुराना सांस्कृतिक अतीत ऐसा था, हमारा देश ऋषियों का देश था, कैसे जानते हैं। विभिन्न प्रकार के लेखकों ने विभिन्न पुस्तकें लिखी, विभिन्न प्रकार के साहित्यकारों ने विभिन्न साहित्य लिखे, विभिन्न प्रकार के कलाकारों ने विभिन्न कलाकृतियों का निर्माण किया। तो वही चीज यहाँ पर हुआ कि रूमानी कल्पना में सबसे पहला योगदान किसका आया, कलाकारों का योगदान। किसका आया, कलाकारों का योगदान, ये याद रखिएगा। ये रूमानी कल्पना और ये राष्ट्रीय भावना एक दूसरे से अलग नहीं है, क्योंकि रूमानी कल्पना एक ऐसा आंदोलन था जिसने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की थी। राष्ट्र मतलब राष्ट्रीय भावना ही समझिए, यहाँ पे एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की थी जिसके तहत एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया जाए जिसकी एक साझा सामूहिक विरासत हो और उसका एक साझा सांस्कृतिक अतीत हो। तो इसके लिए कलाकारों का योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कलाकारों ने क्या योगदान दिया था, निर्माण में, संस्कृति में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। जो साहित्यकार थे उन्होंने विभिन्न किताबें लिखी, जैसे अभी हम मेजनी पढ़ेंगे, मेजनी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक पढ़ेंगे हम लोग, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो कलाकार थे उन्होंने विभिन्न कलाकृतियाँ बनाई जो कि सांस्कृतिक भव्यता को दर्शाती थी, जिससे हमको लगता था कि हाँ ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। जैसे आप अभी चले जाइए अपने देश में, जब हम लोग घूमने के लिए जाते हैं तो हमारे देश में जो ऐतिहासिक विरासत हैं, ऐतिहासिक भवन हैं, हम लोग उनको देखने के लिए जाते हैं। उससे हमको अपनी सांस्कृतिक अतीत का पता चलता है। तो ठीक उस समय यूरोपीय साहित्यकारों और कलाकारों ने ऐसा ही किया था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उदारवादी क्रांति के अब ये सब कारण बन रहे हैं धीरे धीरे कि राष्ट्रवादी क्रांति कैसे हुई थी। उदारवादी राष्ट्रीय भावना हम लोग पढ़े थे ना कल, उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है,
उदारवादी राष्ट्रवाद। तो बस यही हम लोग यहाँ पे आज समझेंगे कि उदारवादी राष्ट्रवाद के कारण उदारवादी क्रांति कैसे हुई। तो राष्ट्रवाद पनपा, उसके कारण क्या थे। तो कारण में पहला कलाकारों का योगदान आता है। कलाकारों ने जो योगदान दिया, इससे लोगों में अपने देश के सांस्कृतिक अतीत को जानने की लालसा जगी और लोगों ने अपने देश से प्रेम करना सीखा। ये ध्यान में रखिएगा। तो अब आता है अगला, ये आप याद रखिएगा कलाकारों का योगदान क्या है। दूसरा खंड इसका आता है। इसमें देखिएगा यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे जर्मन दार्शनिक योहान गाटफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने आम लोगों को राष्ट्रवाद की तरफ प्रेरित करने का काम किया। इनका नाम क्या है? योहान गाटफ्रीड। इन्होंने क्या कहा कि सच्ची जर्मन संस्कृति ये जर्मनी के आम लोगों में निहित है। अब सोचिए, इसमें इसने आम लोगों को भी शामिल कर दिया। कहा कि जो हमारी संस्कृति है वो आम लोगों से ही बनी है, वास्तव में बनी होती है, बस हमको एक बार जगाने की ज़रूरत पड़ती है, हम लोग जाग जाएंगे, हम लोग राष्ट्र से प्रेम करना जान जाएंगे। हमको, हमारे अंदर, सबके अंदर राष्ट्र प्रेम है, बस ज़रूरत है उसे एक बार निकालने की। जब कोई घटना होती है तो हमारा राष्ट्र प्रेम निकल के आता है, उसके बाद फिर सो जाता है, हम लोग आराम करते हैं। बस याद रखिएगा, जब कोई घटना होगी उसके बाद कुछ दिन के लिए हमारा राष्ट्र प्रेम निकल के आएगा, फिर से राष्ट्र प्रेम हम लोग का ठंडा हो जाता है। तो वही काम उस समय के जर्मनी के दार्शनिकों ने किया, यूरोप के दार्शनिकों और कलाकारों ने किया था कि आम लोगों के अंदर जो राष्ट्र प्रेम की भावना है उसे जगाने का काम किया था, जिसने एक क्रांति का रूप धारण किया। तो अब क्या हुआ, इस समय तक निरंकुश शासन चल रहा था, ये याद रखिएगा। अब निरंकुश शासन को समाप्त करने की दौड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। अभी इसमें हम जब मेजिनी पढ़ेंगे तो मेजिनी ने कैसे क्रांति के लिए, इटली के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें दूसरा, देखिए दूसरा क्या हुआ, उदारवादी क्रांति का दूसरा कारण क्या हुआ, स्थानीय बोलियां और स्थानीय लोक साहित्य का योगदान। इस उदारवादी क्रांति में इसका योगदान था। स्थानीय बोलचाल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य क्या था? प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना। ये याद रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे देश का जो है एक भाषा है संस्कृत, हमारे देश की जो प्राचीन भाषा है संस्कृत, संस्कृत को हम देववाणी भी कहते हैं। तो अब सोचिए, अगर हम लोग किसी माध्यम से अपने देश के लोगों में ये भावना पैदा कर दें कि संस्कृत भाषा जो है हमारी देव भाषा है और हम लोग को अपने सांस्कृतिक अतीत को बनाए रखने के लिए संस्कृत को अपनाना अति आवश्यक है, तो हम लोग के अंदर अपना देश प्रेम जाग जाएगा और हम लोग संस्कृत के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। ऐसा होता है, हम लोग को अगर किसी चीज़ को बता दिया जाए तो हम लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। वैसे हमको पता पहले से होता है, लेकिन हम लोग उस तरह नहीं जाना चाहते हैं। जब कोई हमको एक तरह से रास्ता दिखा देगा तो हम लोग भेड़ की तरह उधर चल देते हैं। तो वही काम उस समय जर्मनी, यूरोप में अन्य देश जैसे इटली हो गए, फ्रांस हो गए, बेल्जियम हो गए, उसके बाद ब्रसेल्स हो गए, यहाँ के जो महत्वपूर्ण साहित्यकार और इतिहासकार थे, इन्होंने इनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने का काम किया। तो कैसे जगाने का काम किया था? स्थानीय बोलियों से। अब एक स्थान की विशिष्ट बोली होती है कि इस स्थान पे, मतलब ये जो बोलियां बोलेंगे ये लोग माने जाएंगे कि एक राष्ट्र के लोग हैं, एक क्षेत्र के लोग हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ देखिए विभिन्न प्रकार की जनजातियां हैं, वो अपने क्षेत्र को स्थिर रखने का प्रयास करती हैं, अपने क्षेत्र को अलग रखने का प्रयास करती हैं। उनका कहना है कि हमारे क्षेत्र में कोई बाहरी ना आने पाए, क्योंकि उनके आने से हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचेगी, हमारी संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। वही चीज़ इनमें था कि जो स्थानीय बोलचाल की भाषा थी, स्थानीय बोलचाल की भाषा से इन्होंने लोगों में राष्ट्र प्रेम जगाने का काम किया कि वो बाहर से आया है, दूसरी भाषा बोल रहा है, वो आपके देश का नहीं हो सकता है। ये याद रखिएगा। अगर आप लोग में राष्ट्र से प्रेम करना है तो आप लोग पहले अपनी भाषा का विस्तार करना सीखिए, ये याद रखिएगा। तो अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि उस समय तक तो लोग ज़्यादा जागरूक थे नहीं, तो लगभग लोग निरक्षर ही थे, इसलिए उनको एक बार जगाने की ज़रूरत थी। तो ऐसा काम वही साहित्यकारों और इतिहासकारों ने किया था, राष्ट्रीय संदेश को अधिकतर लोगों तक पहुंचाने का काम किया था, जिसमें अधिकांश लोग क्या थे? निरक्षर थे। तो उनको बोलने के बाद ही समझाया गया, ऐसा नहीं था कि कुछ हम पोथी लिख के दे देंगे उसके बाद ये पहुंच जाएगा, ये याद रखिएगा। अब देखिए आगे, तीसरा नंबर, भाषा का क्या योगदान था? भाषा का योगदान, भाषा ने भी
राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्रीय भावना के विकास में रूसी कब्जे के पास पोलिश भाषा को स्कूलों में रूसी भाषा को जबरन लाद दिया गया। अब सोचिए, यहाँ पे हम लोग यहाँ इंडिया में हैं, अगर हमको जबरन कह दिया जाए कि इंग्लिश पढ़ाओ, जैसा कि आज हमारे माता पिता करते हैं, बचपन से ही बच्चे को सेंट जेवियर्स कॉलेज में भेज देंगे, बेचारा जाएगा इंग्लिश पढ़ेगा, यस सर, नो सर, यस मैम, नो सर, मे आई गो आउट सर, मे आई टॉयलेट सर। उसके बेचारे को हिंदी नहीं उसको पता रहती है, इतना बेचारा जानता है, उसको जो बता दिएगा बस वही इंग्लिश जानता है, उसकी हिंदी तक नहीं जानता है। तो अगर आपको इस पर थोप दिया जाए, ज़बरदस्ती पढ़ाया जाए, तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे पोलैंड में पोलिश भाषा चलती थी, तो वहाँ पे रूस ने जब कब्जा किया तो वहाँ के स्कूलों में अपनी भाषा को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो अब क्या होगा, अगर हम लोग को ज़बरदस्ती अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जब तक हमें कोई जगाएगा नहीं, हम लोग तो सो रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने लोगों के अंदर एक भाव पैदा किया कि आप लोग के ऊपर रूसी भाषा लादने का प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको रूसियों की तरह बना दिया जाएगा और आपकी जो मूल भावना है, मूल संस्कृति है, वो नष्ट हो जाएगी। तो इससे लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगी और 1831 में पोलैंड में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हो गया, जिसे कुचल दिया गया। क्योंकि अब देख के चलिए, ज़्यादा लोग तो केवल पीछे से हाथ बढ़ाने का कार्य करते हैं, जब मार पड़नी शुरू होती है तो सड़क लेते हैं। वैसा ही उस समय का भी कुछ काम था, लेकिन उससे क्या हुआ कि एक बार लोगों में राष्ट्रवाद की अलख तो पैदा हो गई, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, रूस ने विद्रोह को दबा तो दिया, लेकिन क्या हुआ, चर्च के आयोजन में, धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा का प्रयोग होने लगा। याद रखिएगा, क्योंकि रूस को भी पता चल गया, रूस के अधिकारियों को भी पता चल गया कि हम लोग पूरी तरह से यहाँ पे रूसी भाषा नहीं थोप सकते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पे लोगों में राष्ट्रवाद की जब भावना पैदा हुई, तो जो वहाँ पे चर्च के आयोजन किए जा रहे थे वो सब किस भाषा में किए जाने लगे? पोलिश भाषा में। अब शिक्षा भी पोलिश भाषा में दी जाने लगी, मतलब हर जगह पे। अब इन्होंने क्या किया, जब रूस ने सोचा कि हम लोग कुछ पोलिश भाषा चलाते हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ कि पूरी तरह से पोलिश भाषा चलाने लगे। तो चर्च में कौन रहते हैं? पादरी लोग रहते हैं, जो पुजारी कहलाते हैं, जैसे हम लोग के हिंदू धर्म में तो पादरी लोग रहते हैं। इनको क्या किया, रूस के अधिकारियों ने पकड़ लिया और उन्हें रूस में एक स्थान है साइबेरिया, वहाँ की जेल में भेज दिया। फिर भी उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ से क्या हुआ, भाषा के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवाद की अलख पैदा हुई। अब राष्ट्रवाद की जब अलख पैदा हुई तो ये भी उदारवादी क्रांति का एक कारण बना। तो ये 3 कारण हो गए प्रारंभिक। उसके बाद अब देखिए अगला कारण आता है, जो एक प्रमुख कारण है। क्योंकि जब 1815 से 1830 तक फिर निरंकुश शासन आ गया, तो उसमें राजा को तो जनता के हितों से कोई मतलब था ही नहीं, कोई लेना देना था ही नहीं। भूखी नंगी जनता सड़कों पर रोजगार मांगती घूम रही थी, लेकिन उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा था। वो गरीब से गरीब बस्तियों में रहने के लिए क्या हो रहे थे, बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हो गए थे, क्योंकि उन्हें पास कोई रोजगार नहीं था, कोई पैसा नहीं था। अब चूंकि जो गरीब लोग थे वो हाथ से कपड़ा बुनते थे, और जैसा कि हमको पता है कि इस समय तक, कब, 1830 तक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का उत्पन्न ये प्रारंभ हो चुका था, जिसके तहत वहाँ पे जो कपड़े थे वो मशीनों से बनने लगे थे। और जब कपड़े मशीनों से बनने लगे तो उनमें सस्ते दाम पर वो बनने लगे, और वो सस्ते दाम पर देश में खरीद के आते थे, जिससे क्या हुआ कि जो बुनकर लोग थे उनके हाथ से बनाए कपड़े महंगे होने के कारण उनकी रोजगार छिन गया। ये याद रखिएगा, इंग्लैंड में प्रारंभ हुई औद्योगिक क्रांति के कारण यहाँ पर जो गरीब मजदूर लोग थे उनके बने हुए कपड़ों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, और धीरे धीरे ये लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए तो भूखे नंगे, अब इन लोग को कोई भोजन देने वाला तो था नहीं, क्योंकि उस समय निरंकुश शासन चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में इनका विद्रोह करना तो बनता ही था। अब इन्होंने विद्रोह कैसे किया ये देखिएगा। पहला तो यहाँ पे आया बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या सन 1848 में
खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर आ गए और जगह जगह पर अवरोध लगाए तथा लुई फिलिप जो 1830 में यहाँ का राजा बना हुआ था। याद रखिएगा 1830 में जब फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था, मैंने कल आपको बताया था कि लुई फिलिप की मध्यस्थता से संविधान का निर्माण फ्रांस में हुआ था। तो वहाँ से लुई फिलिप को भगा दिया गया और एक राष्ट्रीय सभा की स्थापना की गई थी और उस राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र की घोषणा कर दी थी, गणतंत्र की घोषणा। और उसमें उसने क्या कहा कि हम लोग 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान करेंगे और उन्हें काम के अधिकार की गारंटी भी देंगे और क्या करेंगे, राष्ट्रीय कारखाने लगवाएंगे जिनसे उनको रोजगार मिलेगा। उन्हें इंग्लैंड से लाए गए कपड़ों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, उनकी जो कपड़े हैं उनको इंग्लैंड के लाए गए कपड़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ेगी। तो ये हो गया। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे बुनकरों ने एक विद्रोह किया था ठेकेदार के खिलाफ। कैसा विद्रोह था इसको देख लीजिए, ये भी राष्ट्रीय भावना को भड़काने का एक कारण हो सकता है। बुनकरों का विद्रोह सन 1848 में सिलेसिया नामक एक स्थान था, वहाँ पर बुनकरों ने उन ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था जो इन बुनकरों से कच्चा माल सस्ते में लेते थे और उन्हें बहुत कम दाम देते थे। जबकि क्या होता था, उनसे जो निर्मित कपड़ा, मतलब जो बुनकर लोग कपड़ा बनाते थे, उन्हें बहुत कम दाम में लेकर अधिक दाम में बेचते थे, उन्हें अपना पूरा पारिश्रमिक भी नहीं मिल पाता था। तो उसमें क्या हुआ, 4 जून 1848 को दोपहर के लगभग 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ थी, घरों से निकली थी और कतारों में चलती हुई ठेकेदारों की कोठी पर पहुंच गई और उसमें उनको रोकने की कोशिश की गई, उन्हें धमकियां दी गई कि आप लोग को मार दिया जाएगा, लेकिन भीड़ नहीं मानी और ठेकेदारों के घर में घुस गई और उनके घर में तोड़ फोड़ मचा दिया। तो ठेकेदार लोग क्या हुए, किसी प्रकार से अपने परिवार के साथ जान बचाकर पड़ोस के गांव में भागे, लेकिन पड़ोस के गांव ने ऐसे लोगों को शरण देने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद सेना को बुलाया गया और इस विद्रोह को दबा दिया गया सेना के द्वारा, जिसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। अब बुनकरों को गोली मारने से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भड़क उठी, क्रांति की भावना भड़क उठी। अब यहीं 1848 के बाद उदारवादी क्रांति की शुरुआत होती है। इस समय तक उदारवादी क्रांति की शुरुआत हुई इसी समय। क्यों? क्योंकि इस समय तक राष्ट्रवाद की भावना इतनी ज़्यादा भड़क उठी थी, लोगों में राष्ट्रवाद इतना ज़्यादा भर चुका था कि लोगों ने निरंकुश शासन को उखाड़ फेंकने का एक निर्णय लिया और इस निर्णय को लेते हुए जर्मन में एक फ्रैंकफर्ट संसद की स्थापना की गई, जिसके बारे में आपको ध्यान देना होगा। फ्रैंकफर्ट संसद, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस पर टिप्पणी पूछी जाती है। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। 1848 की उदारवादियों की क्रांति, 1848 की उदारवादियों की क्रांति। 1848 की उदारवादी क्रांति, ये उदारवादी क्रांति जो थी उदारवादी राष्ट्रवादियों के द्वारा शुरू की गई थी। उदारवादी राष्ट्रवादियों के द्वारा, जो अपने आप को राष्ट्र प्रेम मानते थे या राष्ट्र प्रेमी मानते थे और निरंकुश शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे और एक गणतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे। ये याद रखिएगा, उदारवादियों की क्रांति क्या थी। उदारवादियों की क्रांति 1848 में यूरोपीय देशों में शुरू की गई एक क्रांति थी, जो उदारवादी राष्ट्रवादियों के द्वारा शुरू की गई थी। उनका उद्देश्य था कि हम लोग यहाँ से निरंकुश शासन को उखाड़ फेंकें और एक गणतंत्र राष्ट्र की स्थापना करें। तो अब देखिए, इसके कारण को तो हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं कि जब 1848 में अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान और मजदूर विद्रोह कर रहे थे, उसी के समांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्गों की भी एक क्रांति हो रही थी। पढ़े लिखे मध्यम वर्ग का मतलब जैसे कि उनके पास खाने पीने की चीज़ें थी, नौकरी थी, लेकिन उन्हें क्या था, निरंकुश शासन पसंद नहीं था, तो वो भी अपनी एक क्रांति चला रहे थे। उन्होंने इन गरीब भूखे किसान मजदूरों का एक फ़ायदा उठाया और क्या किया उन्होंने, फरवरी 1848 में जब इन घटनाओं में वृद्धि हो गई तो राजा को अपनी गद्दी छोड़कर भागनी पड़ी और उस समय
इन मध्यम वर्ग की राष्ट्रवादी, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते थे, इन लोगों ने गणतंत्र की घोषणा की। किसकी घोषणा की? गणतंत्र की घोषणा की। ये अभी हमने देखा जो सभा स्थापित हुई थी ना, नेशनल असेंबली, उसी ने क्या की? एक गणतंत्र की घोषणा की, जिसने सभी पुरुषों को सर्वाधिक मताधिकार प्रदान किया। ये ध्यान दीजिएगा। यूरोप के अन्य भागों में जो अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, वहाँ के उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुष और संविधानवाद ने इस मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। तो ये ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या किया, जब राजा वहाँ से भाग गया तो इन्होंने एक गणतंत्र की घोषणा की। किसने? नेशनल असेंबली ने। और पुरुषों को सर्वाधिक मताधिकार प्रदान किया, या सार्वत्रिक मताधिकार प्रदान किया। इस स्थिति में जो राज्य अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए थे, जिनमें मुख्य रूप से जर्मनी, इटली और पोलैंड थे, यहाँ के जो मध्यम वर्ग थे, इन लोगों ने भी क्या किया कि जो मांग थी, इसको कह दिया कि हम लोग राष्ट्रवाद बनाएंगे या राष्ट्र बनाएंगे, जो एक संविधान से चलेगी और जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता होगी। ये ध्यान दीजिएगा। तो इन्होंने क्या किया? राष्ट्रवादी एकीकरण की मांग को उठाया और जन असंतोष का फायदा उठाया तथा एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। ये उदारवादी क्रांति की घटना चल रही है, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो राष्ट्र राज्य था वो संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। तो अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, एक संसद की स्थापना हुई। संसद की स्थापना, ये इम्पॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट आपके लिए बनता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसमें ये जो आपका आ रहा है सर्व जर्मन नेशनल असेंबली, ये हेडिंग आप लिख लीजिएगा और इसके नीचे मैं जितना बोलता जाऊंगा आपको इस हेडिंग में लिखना है। तो सर्व जर्मन नेशनल असेंबली क्या थी? सर्व जर्मन नेशनल असेंबली जर्मनी के इलाके में, कहाँ पर? फ्रैंकफर्ट शहर में। इसे हम फ्रैंकफर्ट संसद भी कहते हैं। फ्रैंकफर्ट संसद भी इसका नाम दिया गया था, फ्रैंकफर्ट संसद, याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट संसद इसका नाम था। अब क्या हुआ, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में जो राजनीतिक संगठन थे, इन्होंने एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली की संकल्पना पारित की और 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों, जैसे आज हम लोग MP MLA चुनते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया था। देखिए इसका नाम था फ्रैंकफर्ट संसद, इसमें अपना स्थान ग्रहण किया था। और यह संसद कहाँ पर आयोजित हुई थी? कहाँ पर? जर्मनी के सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया था। इस राष्ट्र की अध्यक्षता में एक ऐसे राजा को सौंपा गया था जो संसद के अधीन रहेगा, जो आज हमारी लोकतंत्रात्मक सत्ता का केंद्र है, कि प्रधानमंत्री तो होगा लेकिन वो संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। ये याद रखिएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो ठीक उसी प्रकार से इनकी परिकल्पना थी। अब इन्होंने क्या किया, अब इनको किसी को राजा बनाना था। तो इन्होंने किसको राजा बनाया? ध्यान दीजिएगा, किसको राजा इन्होंने बनाया? प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की थी। किसको? फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को। लेकिन क्या हुआ कि जिस दिन इसको ताज पहनाने के लिए बुलाया गया था, ये ऑस्ट्रिया के डर से आया ही नहीं। यह ऑस्ट्रिया के डर से आया ही नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब इसने क्या हुआ, इसने इस ताज को अस्वीकार कर दिया और उन राजाओं का साथ दे दिया, जैसे ऑस्ट्रिया इसका धुर विरोधी था, क्योंकि ऑस्ट्रिया में उस समय निरंकुश शासन चल रहा था। तो ऑस्ट्रिया का इसने साथ दिया और क्या हुआ, ऑस्ट्रिया का साथ दिया, जिससे वहां के कुलीन वर्ग और सेना में विरोध बढ़ गया। अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ, अब देखिए, जो संसद किसके लिए बनी हुई थी, संसद जो बनी हुई थी उसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था और उसने कहा था कि अध्यक्षता एक ऐसे राजा को दी जाएगी राष्ट्र की जो संसद के अधीन होगा। अब राजा कोई इनको मिला ही नहीं, तो इनकी संसद जो थी वो भंग होनी थी। अब क्या हुआ कि संसद कैसे भंग हुई, इससे क्या हुआ, कुलीन वर्ग और सेना के बीच विरोध बढ़ गया, जिससे संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया, क्योंकि अब लोगों को लग गया कि संसद का कोई महत्व नहीं रह गया है।
क्योंकि इसको कोई राजा ही नहीं मिलेगा तो इसका महत्व क्या रह जाएगा। तो संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया, समाज के लोगों ने इसको नकार दिया। अब क्या हुआ, क्योंकि संसद में मध्यम वर्ग का प्रभाव अधिक था, ध्यान दीजिएगा, मध्यम वर्ग का प्रभाव अधिक था, जबकि यूरोप की अधिकांश जनता क्या थी, भूखी बेरोजगार नंगी थी, उनको तो रोजगार चाहिए था। ये मध्यम वर्ग भी अपने विलासिता के बारे में सोच रहा था। ये मध्यम वर्ग मजदूरों और कारीगरों के अधिकारों की मांगों का विरोध कर रहा था, याद रखिएगा। तो इसके कारण क्या हुआ, जो संसद में मध्यम वर्ग के लोग गए थे गणतंत्र स्थापित करने के लिए, उनको क्या कर लिया गया, सैनिकों को बुलाकर इनकी असेंबली को, इनकी संसद को भंग कर दिया गया। तो ये जो मध्यम वर्गीय उदारवादियों की क्रांति थी, ये उदारवादी शब्द यहाँ पे किससे लिया गया था, मध्यम वर्ग से लिया गया था, याद रखिएगा, जो अपने आप को कथित राष्ट्रवादी कहते थे। इसी राष्ट्रवाद के चक्कर में आगे चल के विश्व ने 2 विश्व युद्ध देखे थे, जिसकी चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे उदारवादियों की क्रांति क्या हो गई। इसमें उदारवादियों की क्रांति आपने अब समझ लिया है कि उदारवादियों की क्रांति कैसे हुई, कि जब यूरोप में गरीब भूखे नंगों का विरोध बढ़ने लगा, तो जो मध्यम वर्गीय लोग थे इन्होंने एक दिमाग लगाया कि हम लोग भूखी असंतोष जनता का लाभ उठाते हैं और राजा को उखाड़ फेंकते हैं, तथा एक संसद का निर्माण करते हैं जिसमें प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे, और प्रतिनिधि कौन होंगे, हम ही लोग होंगे, मध्यम उदारवादी। उसमें भूखी नंगी जनता कोई स्थान नहीं मिलेगा, कौन रहेगा उसमें, मध्यम वर्गीय लोग रहेंगे। और कहने को तो हम लोग जनता के हित में काम करेंगे, लेकिन उसमें अंतिम हित छुपा किसका होगा, हमारा छिपा होगा। इन लोग का यही सोच थी। लेकिन हुआ क्या कि जब प्रसा के राजा ने मुकुट पहनने से इनकार कर दिया, तो वहाँ की जनता ने इनको नकार दिया कि आप लोग का कोई प्रभाव नहीं है। अंत में सेना को बुलाया गया और संसद को भंग कर दिया गया। तो ये आपका हो गया फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में। इतना आप लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, जो अभी मैंने ऊपर हेडिंग बताया वहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं उसके बारे में। अब क्या हुआ, इनका जो आंदोलन था ना, इनका आंदोलन, इसमें जो महिलाएं थी उनको राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा जो था वो भी विवादास्पद था। क्योंकि जब आंदोलन हुआ था तो मध्यम वर्ग की बहुत सारी महिलाओं ने भी इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने भी अपने सक्रिय राजनीतिक संगठन बनाए हुए थे, वो भी अखबार चलाती थी और वो भी राजनीतिक बैठकों में शिरकत करती थी। लेकिन क्या हुआ, जब असेंबली का चुनाव हुआ तो उसमें महिलाओं को स्थान नहीं दिया गया, जो महिलाओं को सबसे नागवार गुजरा, और उसके बाद उन्होंने इस संसद को भंग करना ही उचित समझा। ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है सीधे सीधे कि जब सेंट पॉल चर्च के फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी तो महिलाओं को केवल दर्शक दीर्घा में खड़े रहने का स्थान दिया गया था, उन्हें सांसदों में कोई स्थान नहीं दिया गया था, ये याद रखिएगा। तो अब क्या हुआ, 1848 में ये जो उदारवादियों की क्रांति हुई एक प्रकार से असफल हो गई। अब असफल हो गई तो एक बार फिर निरंकुशता बहाल हो गई। लेकिन अब की जो निरंकुशता थी वो पुराने तरह से बहाल नहीं हो पाई, क्योंकि जो निरंकुश राजा थे उनको अब समझ में आ गया था कि हम लोग निरंकुश शासन नहीं चला सकते हैं ज़्यादा दिन तक। इसलिए हम लोग को क्या करना होगा, इन उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देनी होंगी और दमन चक्र को समाप्त करना होगा। क्योंकि दमन कितने समय तक करेंगे, भूखी नंगी जनता को अपनी ओर करना होगा, तब हम लोग ज़्यादा समय तक राज कर सकते हैं। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि 1830 से 1848 तक जो राष्ट्रवाद था उसका कारण जो उदारवादी क्रांति निकल कर आई, उसके बाद निरंकुश शासन में कुछ कमी आई। अब इस निरंकुश शासन में कमी आई, इसके फलस्वरूप इटली स्वतंत्र राज्य के रूप में निकल के आया, जर्मनी स्वतंत्र राज्य के रूप में निकल के आया, पोलैंड निकल के आया, प्रसा निकल के आया, ऑस्ट्रिया हंगरी, उसके बाद ब्रसेल्स बेल्जियम आदि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निकल के आए। अब मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्सिनी, जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैथ्सिनी पढ़ेंगे, गैरीबाल्डी पढ़ेंगे, इटली का एकीकरण पढ़ेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि। और मैं जाते जाते एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो अपने मित्रों से शेयर करना ना भूलें और उन्हें इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य बोलें,
जिससे हम लोग का परिवार दिन ब दिन बड़ा होता जाएगा, ये याद रखिएगा। और आप लोग भी एक इसमें प्यारा सा कमेंट देना ना भूलें कि सर आज की क्लास हमको अच्छी लगी, कैसी लगी। कोई आपके सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में ही दूंगा। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं हो सकता है तो मैं अगली क्लास में आपके आंसर को देने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप लोग एक प्यारा कमेंट जरूर दिया करिए अंत में, आप लोग से इतना रिक्वेस्ट करते हैं हम। तो चलिए आज के लिए क्लास को समाप्त करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।